हेलो दोस्तों, आप सभी का एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस और बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अर्थात जो आर्थिक सुधार हुए थे देश में उसके बारे में पढ़ेंगे। The economic environment of business in India has been steadily changing mainly due to the government policy। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया का वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंजिंग होने के कारण चेंजिंग हो जाता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज मेनली एग्रीकल्चर एंड रूरल इन करेक्टर। जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम भारत की जो इकोनॉमिक थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी और रूरल थी। 70% वर्ग की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे कार्य कर रही थी और 85% पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रह रही थी। जो प्रोडक्शन हो रहा था वो इरेक्शनल और लो प्रोडक्टिव टेक्निक के द्वारा हो रहा था। कम्युनिकेबल डिजीज वर वाइड स्प्रेड, मतलब जो बीमारियां थी वो चारों ओर फैली हुई थी। मोर्टी रेट्स, जो मृत्यु दर थी वो हाई थी। देर वाज नो गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम, देश में कोई भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं था। इन ऑर्डर टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री द गवर्नमेंट टुक several steps. In 1991, the economic faced a serious foreign exchange crisis, high government deficit, and rising trade of price disputes bumper crops है। 1991 में जो देश की अर्थव्यवस्था है वो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के कारण हाई गवर्नमेंट डेफिशिएंसी और राइजिंग ट्रेड का सामना कर रही थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किए और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की 1991 में। इस गवर्नमेंट पॉलिसी में या जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो मेनली फीचर्स थे वो गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया था इंडस्ट्रियल कंपल्सरी लाइसेंस से। मतलब जो गवर्नमेंट ने जो कंपल्सरी लाइसेंस लेना था इंडस्ट्रीज को, उनको समाप्त कर दिया था कुछ इंडस्ट्री को छोड़ के। मेनली ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर अंडर द अर्लियर पॉलिसी वर रिजर्व्ड। The role of public sector was limited only for core industry of strict important, मतलब जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो कम कर दिया गया, जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल तक सीमित गया। डिस इन्वेस्टमेंट है वो की गई। अनेक पब्लिक सेक्टर की कंपनी को डिस इन्वेस्टेड कर दिया गया, उनको सेल आउट कर दिया गया। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए। लिबरलाइजेशन किया गया, जिसके लिए ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांटेड की गई टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के लिए विद फॉरेन कंपनीज के लिए। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की गई, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 3 जो मेन स्टेप उठाए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म में, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन का अर्थ होता है कि इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो इंडस्ट्रीज पे अननेसेसरी कंट्रोल थे और जो रेस्ट्रिक्शन थे मतलब जो उनपे अवरोध लगे हुए थे उनको समाप्त कर देना। इनमें तो मेनली जो लाइसेंस परमिट होता था या जो लाइसेंस से परमिशन थी उनको समाप्त कर दिया गया। जो लिबरलाइजेशन में इंडिया ने जो मेनली जो स्टेप उठाए थे वो फॉलोइंग थे। लाइसेंस रिक्वायरमेंट है वो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए समाप्त कर देगी, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर, और उनको फ्रीडम होगी कि वो अपना प्रोडक्शन का स्केल डिसाइड कर सकते हैं कोई भी इंडस्ट्री। इसके अलावा रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। उनको वस्तु के मूल्य डिसाइड करने में आजादी दे दी गई। कर दरों में कमी कर दी गई। अर्थव्यवस्था पे जो अनावश्यक रोक लगे हुए थे उनसे मुक्त कर दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी उनको सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया और अधिक फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए और टेक्नोलॉजी का अट्रैक्ट करने के लिए अनेक तरह की पॉलिसी अपनाई गई। तो ये जो है वो लिबरलाइजेशन में हुआ था। लिबरलाइजेशन में मेनली जो है वो इंडस्ट्रीज को अनेक तरह के जो प्रतिबंध लगे थे या जो भी रोक लगी थी उनसे मुक्ति देना ही लिबरलाइजेशन था। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन
जो प्राइवेटाइजेशन है उसका अर्थ होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो बढ़ा देना और पब्लिक सेक्टर का रोल है वो घटा देना। इसके लिए जो गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक सेक्टर की जो भी इंडस्ट्रीज थी उनमें डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लिए खुला कर दिया था तो वो उनको परचेज कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन में मेनली जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी उसमें कमी कर दी और निजी क्षेत्र की जो भूमिका थी उसमें या जो उसका रोल था वो बढ़ा दिया गया। सरकार पर जो फिस्कल बर्डन था उसको कम कर दिया गया। तो गवर्नमेंट मैकेनिज्म है उसका आकार कम कर दिया गया। आर्थिक विकास की गति को तेज किया गया। जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसको बढ़ा दिया गया। सरकार का कोष बढ़ाने के लिए सरकार ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अर्थात जिन इंडस्ट्रीज में सरकार का 51% से कम अंशदान था वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाई। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है इंटीग्रेट कर देना एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से, अर्थात वर्ल्ड की इकोनॉमी है उससे इंटीग्रेट कर देना ही ग्लोबलाइजेशन होता है। 1991 से पहले जो ग्लोबलाइजेशन था वो नहीं हुआ था, अर्थात वस्तुओं के मूवमेंट पर अनेक तरह की रोक लगी हुई थी। एक देश से दूसरे देश पे टैरिफ रेस्ट्रिक्शन थे, अनेक तरह की लाइसेंस के लिए अनेक तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। अर्थात जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए वो अधिक कठिन थी। उनको सोल्व करके सरकार ने ग्लोबलाइजेशन अप्लाई किया। ग्लोबलाइजेशन में सरकार ने सभी देशों में वस्तुओं सेवाओं का समतल प्रवाह कर दिया। सभी देशों में पूंजी का फ्लो है वो इजीली होने लग गया। फिजिकल जो ज्योग्राफी गैप था एक देश की बाउंड्री का दूसरे देश के साथ है वो कम कर दिया गया। इनके अलावा बहुत से अनेक स्टेप उठाए गए ताकि जो आपसी झगड़े हैं उनका निवारण हो सके। एक देश के दूसरे देश के साथ जो भी इकोनॉमिकल जो भी फाइट्स है या झगड़े हैं उनको सॉल्व किया जा सके। इसके बाद गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म में डीमोनेटाइजेशन का यूज किया जो कि 8 नवंबर 2016 को अप्लाई किया गया। जो कि इंडियन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा 8 नवंबर 2016 को अनाउंस किया गया, जिसमें जो दो लार्जेस्ट नोट्स थे जो हमारी करेंसी थे 500 रुपए का और 1000 रुपए का, उनको डीमोनेटाइज कर दिया गया था तो उसका विमुद्रीकरण कर दिया गया। उनको लीगली रूप से रिजेक्ट कर दिया गया था तो वो लीगली रूप से करेंसी के रूप में देश में नहीं। जिस मोटिव था इनका डिमोनेटाइजेशन का वो करप्शन कम का ब्लैक मनी उसको भी रोकना, इसे डिमोनेटाइजेशन का मेन मोटिव था। डिमोनेटाइजेशन के जो इम्पैक्ट है वो फॉलोइंग हुए। मनी और इंटरेस्ट रेट है, मनी की जो कैश ट्रांजेक्शन है वो कम होगी, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हो गए, फाइनेंशियल सेविंग है वो भी बढ़ने लग गई। इसके अलावा प्राइवेट वेल्थ है वो डिक्लाइन होगी, सम हाई डोमिनेशन नोट वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस है वो कम हो गया। पब्लिक सेक्टर वेल्थ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो बढ़ गई, उसके यूजर बढ़ गए, रियल एस्टेट प्राइस है वो डिक्लाइन हो गया, टैक्स कलेक्शन राइज हो गया इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। लोगों की जो डिस्क्लोजर है वो बढ़ने लग गया था, तो उनको प्रकटीकरण करना था, इनकम का डिस्क्लोज करना था, वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हुआ था उसका बिजनेस इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ा था। तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 उनका जो बिजनेस इंडस्ट्रीज है उन पे क्या इफेक्ट पड़ा था। सरकार ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी बनाई थी उसका जो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज पर है वो बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जो कि सेक्टर इंडियन कॉर्पोरेशन सेक्टर है वो एक दूसरे के सामने आमने सामने होने लग गया था। तो उनमें कई तरह की पॉलिसीज में चेंजिंग होने के कारण उनमें कई तरह के चेंजिंग देखने को मिले। सबसे पहला जो चेंज आया जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज होने के कारण वो था इंक्रीज कंपटीशन, अर्थात प्रतियोगिता में बढ़ोतरी।
जैसे ही न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में चेंज हुआ है, अर्थात जो सरकार ने इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी चेंज की, जिसके कारण फॉरेन फर्म है वो भारत में आ गई, जिसके कारण कंपटीशन इंडियन फर्म के बीच बढ़ गया। मेनली ये कंपटीशन है वो सर्विस इंडस्ट्रीज में, लाइक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज, बैंकिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, उनमें बहुत अधिक बढ़ गया, जो कि पहले प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में ये कंपटीशन हुआ करता था। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो इंक्रीज कंपटीशन हुआ, अर्थात इंडस्ट्रीज के बीच कंपटीशन हो गया, क्योंकि फर्म की जो फर्में है वो भारत में प्रवेश कर गई, और इंडियन फर्म को अगर अपने आप को जीवित रखना है तो उनके बीच अनेक तरह की होड़ होने लगी, अनेक तरह के न्यू प्रोडक्ट डिजाइनिंग होने लगे, तो ये इंक्रीज होने लग गया कंपटीशन। इसके अलावा मोर डिमांडेड कस्टमर्स, कस्टमर की डिमांड है वो भी बढ़ गई, क्योंकि कस्टमर को वेल इंफॉर्मेशन प्राप्त होने लगी, क्योंकि इंक्रीज हो गया कंपटीशन मार्केट में, और कस्टमर को अनेक तरह की वस्तु को परचेज करने के लिए वाइडर चॉइस मिलने लगी, अर्थात अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्राप्त होने लगी, तो इनकी डिमांडेड है वो भी बढ़ गई। थर्ड जो चेंजिंग हुआ, रिपीटली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है, जो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है उसमें भी चेंजिंग होने लग गया तेजी से। जैसे ही कंपटीशन बढ़ा तो फर्म को अगर अपने आप को सर्वाइवल रखना है, अगर अपने आप को ग्रोथ करना है मार्केट में, तो उनकी टेक्नोलॉजी में भी चेंज करना जरूरी था। इसलिए फर्म ने अपने आप की जो टेक्नोलॉजी है, मशीन प्रोसेस है, या प्रोडक्शन जो टेक्नोलॉजी है, या सर्विस प्रोवाइडर की जो टेक्नोलॉजी है, उनमें चेंज करना पड़ा, जिससे जो टेक्नोलॉजी है उसमें रिपीटिंग चेंजिंग होने लग गया स्मॉल फर्म में भी। इसके अलावा नेसेसिटी टू चेंज है, परिवर्तन की अति आवश्यकता होगी। आर्थिक सुधारों के लागू में तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू हुए थे 1991 से, पहले जो भी पॉलिसीज थी फर्म्स की वो स्टेबल होती थी और एक पॉलिसी पे ही वो कार्य करते रहते थे, परंतु जैसे ही जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो जो पॉलिसीज है उनमें चेंज करने लग पड़ा उनको। जो उनकी जो पॉलिसीज थी, क्रेडिट पॉलिसी, कैश पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज थी उनमें चेंज करना पड़ा। इसके अलावा जो फिफ्थ इफेक्ट पड़ा, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, अर्थात विकसित मानव साधन की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। जैसे इंडियन एंटरप्राइजेज है, वहां पे कंपटीशन बढ़ा तो वहां पे उनको ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट होने लगी। न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायरमेंट पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेट कम्पिटमेंट है, जिसके कारण ह्यूमन रिसोर्सेज की मांग है वो बढ़ गई। अर्थात जैसे ही कंपटीशन हुआ तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी मांग बढ़ी, क्योंकि अगर कंपटीशन में हमें सामना करना है तो वेल जो ट्रेंड है पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हाई एजुकेटेड जो पर्सन है उसकी डिमांड होगी। इसके अलावा मार्केट ओरिएंटेशन जो दृष्टिकोण है वो लागू होने लग गया, अर्थात है बाजार प्रदान। पहले क्या था, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन जो अप्रोच थी वो अप्लाई होती थी, अर्थात पहले प्रोडक्ट किया जाता था फिर उसको मार्केट में सेल किया जाता था। इसमें प्रोडक्ट को ध्यान दिया जाता था, पहले प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता, कस्टमर पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मार्केट ओरिएंटेड प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले कस्टमर्स की जो डिमांड है या जो कस्टमर की इच्छाएं हैं उनको जाना जाता है, उसके बाद ही नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। अर्थात पहले जो कस्टमर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बनाया जाएगा और उसी के बाद ही उसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अर्थात पहले कस्टमर का सर्वेक्षण है जो किया जाएगा, जो सर्वे किया जाएगा मार्केट का, उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा। तो मार्केट ओरिएंटेशन है अप्रोच है वो मार्केट में आ गई। इसके अलावा जो सेवंथ इफेक्ट पड़ा वो लॉस ऑफ बजटियल सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में कमी आ गई। सरकार को जो आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कम बजट की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि जो सरकारी क्षेत्र थे वो प्राइवेटाइजेशन कर दिए गए, जिसके कारण सरकार को कोष की रिक्वायरमेंट है वो कम महसूस होने लगी। तो ये इफेक्ट पड़े।
जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। ओके, थैंक यू दोस्तों।